नीचे धरती की सतह से 1000 मीटर से भी ज्यादा गहराई में 3 लोग एक ऐसी जगह पर फंस चुके थे जहां से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। ये कोई आम एडवेंचर नहीं था। ये था यूरोप के इतिहास का सबसे खतरनाक और मुश्किल केव रेस्क्यू मिशन। राइसेंडिंग केव, जर्मनी की सबसे लंबी और सबसे गहरी केव। तंग रास्ते, खड़ी चढ़ाइयां और बर्फ जैसे ठंडे पानी से भरे हिस्से। ये गुफा किसी भूल भुलैया से कम नहीं। लेकिन जब एक वैज्ञानिक इस गुफा की गहराइयों में सिर पर चोट खा बैठा, तो शुरू हुआ एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें 700 से ज्यादा लोग 11 देशों से जुड़े और 12 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चली। यह सिर्फ एक रेस्क्यू स्टोरी नहीं है। यह इंसानी हौसले, टीम वर्क और सर्वाइवल की एक मिसाल है। यह है जर्मनी की राइसेंडिंग शाफ्ट केव, जिसका मतलब है विशाल छेद। और यह गुफा वाकई अपने नाम पर खरी उतरती है। यह जर्मनी की सबसे लंबी और सबसे गहरी गुफा है, 19 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी और 1148 मीटर गहरी। इसके अंदर का रास्ता एक सीधा रास्ता नहीं है, ये एक भूल भुलैया है। संकरे टनल, 300 मीटर गहरे वर्टिकल शाफ्ट्स, बर्फ जैसे ठंडे पानी से भरे रास्ते और ऐसी चढ़ाइयां जो बिना रस्सी के नामुमकिन हैं। यहां तक पहुंचना किसी मिशन से कम नहीं। और एक बार अंदर जाने के बाद हर कदम पर जिंदगी दांव पर लग जाती है। यह केव न सिर्फ एक जियोलॉजिकल वंडर है, बल्कि ऐसी जगह है जहां इंसान की हिम्मत की असली परीक्षा होती है। यूं तो इस केव को 1955 में डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन इसका मैप एक्यूरेट नहीं था। राइसेंडिंग जैसी केव की मैपिंग कोई आसान काम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है इसका स्ट्रक्चर। ये गुफा सीधी नहीं है, बल्कि संकरे रास्तों, गहरे वर्टिकल शाफ्ट्स और पानी से भरे नैरो टनल्स से भरी हुई है। जीपीएस यहां काम नहीं करता, क्योंकि सैटेलाइट सिग्नल इतनी नीचे तक नहीं पहुंचते। हर एक मीटर को रस्सियों, मेजरिंग टेप्स और लेजर डिस्टेंस मीटर्स की मदद से मैन्युअली नापा जाता है। कई बार रास्ते इतने तंग होते हैं कि एक इंसान भी मुश्किल से निकल पाता है। ऐसे में मैपिंग इक्विपमेंट को ले जाना अपने आप में एक चुनौती है। ऊपर से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वजह से हर एक्सप्लोरर की एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए राइसेंडिंग का नक्शा एक्यूरेट नहीं था। इसे ठीक करने के लिए जोहान वेस्टहॉसर इस केव में जाकर इसे मेजर करने का डिसीजन लेते हैं। जोहान वेस्टहॉसर 52 साल के एक वैज्ञानिक थे जो जर्मनी के प्रसिद्ध कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। जोहान एक अच्छे केवर भी थे। उन्होंने कई गुफाओं की खोज की थी और राइसेंडिंग केव में वह पहले भी आ चुके थे। इस केव के बारे में उन्हें काफी जानकारी थी। जोहान के साथ गुफा में 2 लोग और थे जो खुद भी केविंग में माहिर थे। 7 जून 2014 की सुबह ये तीनों लोग केव के अंदर दाखिल होते हैं। केव में कदम रखते ही हर दिशा में केवल अंधेरा था। सिर्फ उनके हेडलैम्प्स की रोशनी कुछ मीटर तक दिखाई देती थी। इनके पास रोप्स, हेलमेट्स, फूड सप्लाईज और मैपिंग इक्विपमेंट्स थे। धीरे धीरे तीनों एक्सप्लोरर्स गहराई में उतरते गए। एक एक करके वे 60 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर और फिर 800 मीटर नीचे पहुंच चुके थे। अब वे जमीन से लगभग 1 किलोमीटर नीचे थे। केव के उस हिस्से में मोबाइल सिग्नल नहीं था, कोई संपर्क का जरिया नहीं था। वहां सिर्फ 3 लोग थे और चारों ओर चुप्पी। लेकिन तभी एक संकरे वर्टिकल पैसेज में अचानक एक चट्टान गिरती है। चट्टान सीधे जोहान वेस्टहॉसर के सिर पर आकर लगती है। उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि वो जमीन पर आ गए। उनके साथी तुरंत समझ गए, ये कोई मामूली चोट नहीं थी। जोहान बेहोश नहीं हुए, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था। सिर में चोट, तेज चक्कर और उल्टी जैसी हालत, ये सब इंटरनल ब्रेन इंजरी के संकेत थे। अब ये साइंटिफिक एक्सपीडिशन एक सर्वाइवल की लड़ाई बन चुकी थी, एक ऐसी जगह पर जहां से बाहर निकलने में ही पूरा दिन लगता है और कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है। स्टीफन और मार्टिन ने तुरंत फैसला लिया। उनमें से एक जोहान के पास रहेगा और दूसरा किसी तरह बाहर जाएगा, हेल्प लाने के लिए। मार्टिन कोलर वहीं रुके रहे, जोहान की देखभाल करने के लिए। वहीं स्टीफन होल्जफुस ने ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू की, अंधेरे, ठंड और थकान से जूझते हुए। यह कोई सामान्य रास्ता नहीं था, इसमें 12 घंटे से ज्यादा लगते थे। लेकिन स्टीफन ने यह रास्ता सिर्फ 10 घंटों में पूरा कर डाला। लगातार चलते हुए
बिना रुके। 8 जून को शाम के समय वह केव से बाहर आए। उन्होंने केव से बाहर आते ही रेस्क्यू टीम को कॉल किया। जॉन को बाहर निकालने में काफी समय लगने वाला था और उनकी तबीयत बहुत खराब थी। इसीलिए यह डिसाइड किया गया कि केव के अंदर एक ट्रेंड केव पैरामेडिक को भेजा जाएगा, यानी जो केव के अंदर जाकर टेम्पररी बेसिस पर जॉन का इलाज कर सके। रेस्क्यू टीम को जॉन के पास पहुंचने में ही काफी घंटे लग गए। जैसे जैसे खबर फैलने लगी, यूरोप के 11 देशों से ट्रेंड केव रेस्क्यूअर्स, डॉक्टर्स, केवर्स और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स केव के बाहर पहुंचने लगे। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, क्रोएशिया और यहां तक कि यूके और ग्रीस तक के केव एक्सपर्ट्स राइसेंडिंग केव के बाहर पहुंचने लगे। 700 से ज्यादा लोगों ने इस मिशन में हिस्सा लिया। अब यह सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, यह एक इंटरनेशनल ह्यूमन एफर्ट बन चुका था, जिसकी हर मिनट की न्यूज पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स कवर कर रहे थे। एक आदमी को बचाने के लिए पूरी दुनिया अंडरग्राउंड एकजुट हो रही थी। 12 घंटे के सफर के बाद स्पेशली ट्रेंड केव मेडिक टीम 12 जून को जॉन के पास पहुंची। जब वो जॉन तक पहुंचे तो पाया कि उसकी हालत नाजुक थी। सिर की चोट से अब तक सूजन आ चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने स्पेशली डिजाइन्ड केव स्ट्रेचर में जॉन को सिक्योरली बांधा। एक ऐसा स्ट्रेचर जिसे ऊंचाई पर खींचा, नीचे गिराया और जरूरत पड़ने पर मोड़ा भी जा सकता था। हर 1 मीटर आगे बढ़ने में कई मिनट लगते थे। केव की स्ट्रक्चर इतनी जटिल थी कि स्ट्रेचर को हर जगह घसीटना या उठाना पड़ता था। कहीं 99 डिग्री के वर्टिकल शाफ्ट्स थे, कहीं सिर्फ पेट के बल रेंग कर निकलने लायक जगह। हर 100 मीटर के बाद एक नया चैलेंज, एक नया ऑब्स्टेकल। इसलिए रेस्क्यूअर्स ने केव के अंदर ही कई जगहों पर बिवॉक्स बनाए, यानी छोटे छोटे रेस्टिंग कैंप्स, जहां रेस्क्यूअर्स थकान मिटा सकें और जॉन को समय समय पर इलाज भी दिया जा सके। हर दिन स्ट्रेचर को बस थोड़ी ही दूरी तक मूव किया जाता था ताकि जॉन की हालत न बिगड़े। इस ऑपरेशन में कई बार रेस्क्यूअर्स को रोशनी के लिए हेडलैम्प्स बदलने पड़े, रोप्स चेंज करनी पड़ी और नैरो पैसेजेस को मैन्युअली चौड़ा भी करना पड़ा। ये सिर्फ एक आदमी को बाहर लाना नहीं था, ये टीम वर्क, पेशेंस और प्रिसिजन का अल्टीमेट टेस्ट था। 21 जून 2014 को 12 दिन बाद आखिरकार जॉन वेस्टहॉसर को केव से बाहर निकाला गया। केव से बाहर निकलते ही जॉन को एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। 700 से ज्यादा लोगों की मेहनत, 11 देशों की टीम और 12 दिन की बिना रुके चलने वाली राइसेंडिंग रेस्क्यू ऑपरेशन इतिहास में अपनी एक छाप छोड़ गया। और इस रेस्क्यू के सेंटर में था एक नाम, जॉन वेस्टहॉसर, एक वैज्ञानिक, एक खोजकर्ता और अब एक सर्वाइवर। 21 जून 2014 को जॉन वेस्टहॉसर को बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन इस रेस्क्यू मिशन की गूंज सिर्फ उस दिन तक नहीं रुकी। इसके बाद शुरू हुई कुछ गंभीर चर्चाएं, कुछ बदलाव और कई सवाल। जॉन की जान तो बच गई थी, लेकिन राइसेंडिंग केव को हमेशा के लिए बदल दिया गया था। ट्रेनिंग इंटेंसिव हुई, इक्विपमेंट में अपग्रेड्स आए और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और मजबूत हुआ। अब कई देशों की केव रेस्क्यू यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ताकि फ्यूचर में अगर फिर कोई राइसेंडिंग जैसी इमरजेंसी हो तो समय रहते जवाब दिया जा सके। जॉन ने इस हादसे के बाद लंबा रिकवरी पीरियड बिताया, लेकिन सबसे हैरानी की बात, रिकवरी के बाद वे दोबारा केव्स एक्सप्लोर करने लगे। उन्होंने बाद में कई इंटरव्यूज में कहा कि गुफाएं अब भी उन्हें खींचती हैं। जॉन आज भी एक रिस्पेक्टेड स्पेलियोलॉजिस्ट हैं और उनका नाम हमेशा उस रेस्क्यू के साथ जुड़ा रहेगा जिसने दुनिया को यूनाइटेड किया। इस घटना ने केव रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स को बदल दिया।